सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास अरिहंत का अनसोल्ड पेपर है, तो इसमें 2025 और सितंबर 7 हल कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो कमेंट करके बोल देना, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो जानना ना समझ लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर पहला हमारा, यदि दो संख्याओं a और b का HCF 5 है और LCM 200 है और a और b का गुणनफल कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, मासा 5 है और लासा 200 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो आपको जब गुणनफल ज्ञात करना है तो लासा मासा का गुणा कर दीजिए आप। ये हमारा मासा और ये लासा है, तो इन दोनों का गुणा कर दो। 200 पंजे 1000, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 1000 हो जाएगा, तो हमारा बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, संख्या 4√3 एक अपरमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 2 है 4√3 एक अपरमेय संख्या, तो उसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 20 25 इन दोनों संख्याओं का लासा है 100, तो HCF कितना होगा ये बताना है हमें। ठीक, यानी मासा कितना होगा। चलिए समझ लीजिए इसको। तो यहाँ पे दो संख्याएं दे रखी है हमें, 20 और 25। तो प्यार बच्चों, एक सूत्र होता है हमारा, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये हमारा सूत्र होता है। तो इसमें लासा दे रखा है 100, तो यहाँ पे 100 और मासा हमें ज्ञात नहीं है। पहली संख्या हमारी 20 और दूसरी संख्या हमारी 25 है। तो देखो 25 एकम 25, 25 चौकू 100 और 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो यहाँ पे मासा बराबर निकलेगा हमारा 5। ठीक, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4 उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 है 1/x² प्लस का 6 बराबर 1/10। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे x का मान निकालना है, तो आपको क्या करना है, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो हो जाएगा x² प्लस 6 बराबर 10। अरे भैया, इसका गुणा इसमें करेंगे तो संख्या यही रहेगी, और 10 एकम 10। अब 6 को उधर भेजिए, 6 को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा 10 - 6, तो x² बराबर हो जाएगा हमारा 4। अब प्यारे बच्चों, इधर से हाथ हटेगी तो उधर अंडर लग जाएगा हमारा, तो x बराबर हो जाएगा √4 और इसके साथ प्लस माइनस का चिन्ह भी देना पड़ेगा आपको। तो x बराबर हो जाएगा +-4 को 2 लिखा जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 है, यदि समीकरण 2x² माइनस का 8x प्लस का c बराबर 0 के मूल बराबर है, तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहले ABC के मान छाट दीजिए। तो a बराबर 2 हो जाएगा और b बराबर -8 हो जाएगा और c बराबर c हो जाएगा। जब मूल समान होते हैं तो b² - 4ac बराबर आपको 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो जो हमने मान निकाले वो यहाँ पे लगा दीजिए। b का मान -8 का वर्ग है, 4, a का मान 2 और c का मान c और बराबर 0। तो ये बन जाएगा 64 और -8c और बराबर 0। इस 8c को उधर भेज दो, तो 64 बराबर 8c माइनस से प्लस हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 8 64 हो जाएगा, तो c बराबर निकलेगा हमारा 8। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, 6 में बोल रखा है, यदि बहुपद 2 घात है, ठीक, x पे घात 2 3x प्लस 5a का 1 शून्यक 2 है, 1 शून्यक 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे बराबर 0 कर लीजिए।
तो 1 0 2 है, तो आपको क्या करना है, x बराबर 2 रखना है। ठीक, इस बहुपद का 1 0 2 है, तो a का मान कितना है, तो इसके बराबर 0, फिर x बराबर 2 रख दीजिए इसमें। बराबर 0। ठीक, x की जगह पे आपको 2 लगाना, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, और 3 दूनी 6 प्लस का 5a और बराबर 0। अब यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा, प्लस का 5a इक्वल 0 हो जाएगा। -2 को उधर भेज दो, तो 5a बराबर प्लस का 2, a बराबर 2/5। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 7। सात नंबर है हमारा, x² माइनस का 5x और प्लस का 6, इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 होता है, तो 6 एकन 6, 6 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़ने पर 5 आ जाए। तो यहाँ पे 3 गुणा 2 और 3 दूनी 6, जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो x² माइनस x और 3 प्लस 2 और प्लस का 6, तो x² माइनस x का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6। तो प्यारे बच्चों यहाँ से x कॉमन लेंगे, तो x माइनस 3, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, तो x माइनस 3 और x माइनस 2 बराबर 0। ठीक, यहाँ पे बराबर 0 और लगा लीजिए आप। अब यहाँ पे इसके बराबर 0 लिखेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0, 3 को उधर भेजो तो x बराबर 3। इसी प्रकार यहाँ पर x माइनस 2 बराबर 0, 2 को उधर भेजो, x बराबर 2 हो जाएगा हमारा। तो नई लाइन से आपको शून्य लिख लेना है, यहाँ पर शून्य के बराबर हो जाएंगे हमारे 3 और ये 2, 3 का 2 बेटा, ये आ गया प्रश्न का आंसर हमारा। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 8 है, यहाँ पे कह रहा -5, 6 किस चतुर्थांश में स्थित है ये बताना है। तो थोड़ा चतुर्थांश के बारे में समझ लो आप। ये होता बाई डैश, ये होता हमारा ये वाई डैश, और ये एक्स डैश, और ये एक्स और ये वाई होता है। तो प्यारे बच्चों ये कहलाता प्रथम चतुर्थांश, और ये कहलाता है द्वितीय, और ये कहलाता है हमारा तृतीय, और ये कहलाता है चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसमें जो साइन होते हैं प्लस कामा प्लस, इसमें होता माइनस कामा प्लस, फिर इसमें होता माइनस कामा माइनस, और इसमें होता प्लस कामा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे खाली चिन्ह देखिए, संख्या से कोई मतलब नहीं है। तो इस संख्या में कौन सा चिन्ह माइनस, और इस संख्या में कौन सा चिन्ह प्लस। अब देख लो माइनस प्लस किस में है, माइनस प्लस द्वितीय में है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। तो इसका डी वाला नहीं, द्वितीय बी वाला सही हो जाएगा। तो बी में लिखा हुआ है आपका द्वितीय चतुर्थांश। ठीक, इस प्रकार प्रश्न नंबर है 9, उसको देखिएगा। 9 में दे रखा है एक वृत्त की त्रिज्या a है, तो आपको r बराबर a लिख लेना है। एक वृत्त की त्रिज्या a है जिसका एक चाप केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको लिखना है चाप की लंबाई। तो प्यारे बच्चों चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई r थीटा बटा 180, ये सूत्र होता है हमारा। अब r थीटा की जगह पे थीटा ही रहेगा, r की जगह पे a लगाना है, r की जगह पे a लगाना है यहाँ पर। तो पाई a थीटा और बटा 180। तो पहले तो ये देखो विकल्प में कहीं है या नहीं है, ये बेटा ये तो कहीं नहीं है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर 2 का गुणा और 2 का भाग कर देंगे इस प्रकार। तो जब ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2a 2 पाई a थीटा और बटा इसका इसमें करेंगे 360। अब इसको थोड़ा
सही तरीके से लिख लो। तो इसको लिखना हमें 2 पाई ए गुणा थीटा बटा 360। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये देख लो कहाँ पर मिलेगा, तो ये वाला हमें मिल जाएगा, बी वाला हमारा सही हो जाएगा। तो आप बी पे टिक लगा लीजिए। ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, उसको देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 10 में दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ, दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं। तो पहले तो हमें बना लेने दो त्रिभुज। एक का नाम है ए बी सी और दूसरे का नाम है डी ई और ये एफ। तो कोण ए बराबर 45 अंश, तो ए बराबर 45 अंश, ई बराबर 56, ई बराबर 56 है। तब कोण सी बराबर होगा, तब कोण सी बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप हैं। जब ये त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये वाला 56 है तो ये वाला भी 56 होगा और इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आपको कोण ए और प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर 180 अंश लिख लेना है। ए का मान 45 है और बी का मान 56 है और कोण सी ज्ञात कर लो बराबर 180 अंश। इन दोनों को जोड़ो, 6 5 11 101 हो जाएगा और प्लस कोण सी बराबर 180। इसको उधर भेजो तो कोण सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 101। अब इसको घटा दीजिए तो कोण सी बराबर यहाँ पर बचेगा 9 7 79 बचेगा। ये आपका आंसर आ गया। ये कहाँ पर है, तो इसका विकल्प नंबर डी वाला सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 11 उसको देखिए आप। 11 में दे रखा है cos a बराबर 5/13। तो tan a का मान ज्ञात करना है हमें। तो प्यारे बच्चों cos क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार इसमें 5 हो जाएगा और कर्ण 13 हो जाएगा। तो इसका लंब निकालेंगे तो कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इधर 13 का वर्ग आधार 5 का वर्ग और लंब तो ज्ञात ही नहीं है। तो 169, ये 25 को उधर लाओ तो माइनस का हो जाएगा बराबर लंब का वर्ग। तो 169 में से 169 में से 25 घटाएंगे तो 144 बचेगा। तो एल का वर्ग बराबर 12 पे घात 2 घात से घात कट जाएगी तो एल बराबर 12 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा हमारा। ठीक है। अब tan का मान पूछा है तो tan होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, तो लंब हमने कितना निकाला 12 निकाला और आधार कितना दे रखा 5। ठीक हो गया हल। अगला प्रश्न 11 के बाद 12 नंबर देखिए। 12 नंबर में कह रहा है यदि cos थीटा बराबर 1 है तो tan थीटा का मान कितना होगा। चलिए समझिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है cos है, तो cos में ही देखो एक मान किसका है। अरे भैया cos में ही देखो एक मान किसका है। तो cos थीटा बराबर cos में ही देखो एक किसका, तो ये cos 0 का होता है। किसका होता है 0 का। तो cos cos चला जाएगा और थीटा बराबर 0 अंश निकलेगा। ठीक है। थीटा का मान 0 मिल गया। अब आपको यहाँ पे 0 लगा देना है तो हो जाएगा tan थीटा बराबर tan 0 अंश। और प्यारे बच्चों 0 अंश का मान 0 होता है, tan 0 का मान 0 होता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 13 की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लगा दीजिए आप। 2 tan 30 का मान 1/√3 बटा 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 और इसका होल वर्ग। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा तो 2/√3 और बटा 1 प्लस, अभी हो जाएगा 1 का वर्ग 1 और इसका अंडू हट जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। अब बच्चों क्या करना है, 3 एकम 3, 3 और 1 4 हो जाएगा हमारा 2/√3 और 3 एकम 3 1 4 और 4/3
3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये संख्या यहाँ पहुँचानी है और ये वाली यहाँ पहुँचानी है। तो आपका ये हो जाएगा, चलो एक लाइन नीचे और लिख दें हम, ये हो जाएगा 6/4√3 इस प्रकार। अब आपको क्या करना है, जो √3 है ना, ये इस √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो √3 और बटा √3 इस प्रकार। तो ये हो जाएगा हमारा 6√3 बटा, फिर √3 का √3 में करेंगे, √3 का √3 में करेंगे 3, फिर ये 4 बच गया तो 12 हो जाएगा हमारा। पर ये 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे लिख लेगा √3/2। ठीक, तो ये कहाँ पर मिलेगा हमें, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। तो ये पे आप टिक लगा लीजिए। प्रश्न नंबर अगला देखिएगा, 13 के बाद 14 नंबर। नंबर 14 है हमारा, tan अल्फा बराबर sin अल्फा है प्यारे बच्चों। tan अल्फा बराबर sin अल्फा है तो अल्फा का मान कितना होगा। तो यहाँ पे tan को आप लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे tan को लिखेंगे sin अल्फा बटा cos अल्फा बराबर sin अल्फा इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों sin अल्फा तो sin अल्फा चला जाएगा हमारा, तो यहाँ पर एक बचेगा, यहाँ पर एक बचेगा। अब कैसे गुणा कर दो, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos अल्फा, और भाई इसके नीचे एक कर सकते हैं ना, तो इसका इसमें कर लो, इसका इसमें कर लो, तो cos अल्फा बराबर 1 निकलेगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों cos है, तो cos में ही देखिए 1 किसका होता है, cos अल्फा बराबर cos 0 का मान होता है। तो cos से cos चला जाएगा तो अल्फा बराबर 0 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है का एक त्रिज्यखंड केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहले लिख लो r बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 अंश। अब आपको लिखना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा पाई r² थीटा और बटा 360। पाई का मान नहीं लगाना है, r का मान कितना 6 है, फिर यहाँ पे 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा, और थीटा का मान 60 है बटा 360। 0 से 0 काट दो और 36 से 36 काट दो, तो यहाँ पर बचेगा 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 16 देखिएगा। नंबर 16 क्या कह रहा है, यदि a सेंटीमीटर भुजा के दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे दो घन हैं, ठीक है, एक घन ये है और दोनों घन बिल्कुल समान हैं, और एक घन ये है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान है। ठीक है, तो इसकी भुजा ए सब ए है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इस प्रकार अब इन दोनों घनों को मिला के रखा जाए, संलग्न सतहों को मिलाकर रखा जाए। जब इन दोनों को पास पास रखेंगे तो बच्चों एक बड़ा सा घन बनेगा, घनाभ बनेगा। इस प्रकार तो जब इन दोनों को मिला के पास पास रखेंगे तो प्यारे बच्चों इसकी लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये वाली भुजा ए थी, और जब इन दोनों को मिलाया ए ये वाली और ए भुजा ये हमारी, तो इसकी लंबाई बढ़ेगी। तो आयल बराबर आपको लिखना है ए और ए 2a। चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ए रहेगा, और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक, ए ही रहेगा। अब ये जब इन दोनों घनों को मिला के रखा जाएगा तो एक बड़ा सा घनाभ बनेगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। घनाभ का पृष्ठीय
क्षेत्रफल, तो 2LB BH और ये HL। अब आप इसमें मान लगा दीजिए 2, L का मान 2 है और B का मान A, फिर B का मान A और H का मान A प्लस H का मान A और L का मान 2A। कर लो काम अब यहाँ पे, तो ये बन जाएगा हमारा 2A स्क्वायर, ये स्क्वायर, फिर 2A स्क्वायर, इन सबको जोड़िए, ये हो जाएगा हमारा 5A स्क्वायर, गुणा करा दीजिए 2 पंजे 10A स्क्वायर, और यहाँ पे आपको वर्ग सेंटीमीटर लिख देना है। ठीक है, चलिए भाई इसका विकल्प नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 17, इस सारणी का हमें माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए माध्य कैसे निकालते हैं वो भी देख लीजिए आप। तो ये हमारा वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। और बारंबारता यहाँ पे दे रखी है 4, 5, फिर 4 और ये 7। अब इसके बाद निकालेंगे मध्यमान, तो मध्यमान वर्ग अंतराल को जोड़ के 2 का भाग लगाते हैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, 2 का भाग लगाओ 5। अब आप इसमें ये देखो कितने का अंतर है, 10 10 का अंतर है, तो इसमें 10 10 जोड़िए, 5 में 10 जोड़ो 15, 15 में 10 जोड़ो 25 और 25 में 10 जोड़ो 35। फिर हमारा अगला कॉलम बनेगा x इंटू एफ, यानी इन दोनों का गुणा करके आपको लिखना है। तो हो जाएगा ये 20, 15 15 75, ये हमारा 100 हो जाएगा, और 35 सत्ते 245। अब प्यारे बच्चों आपको एक ऐसी लकीर करनी है, अब इसको जोड़ेंगे तो इसके जोड़ को बोलते हैं सिग्मा एक्स बराबर, तो इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 440 आएगा। फिर सिग्मा एफ इसको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ हो जाएगा 20। अब आपको यहाँ पे एक सूत्र लगाना है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे मान लगा देंगे इसके, तो बेटा इसका मान है 440 और बटा 20, 0 से 0 काट दो, फिर 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, तो इसका आंसर निकलेगा 22। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर कहाँ पर है, ये प्रश्न नंबर है हमारा 17, तो इसका बी वाला सही हो, बी क्यों डी वाला सही हो जाएगा। ठीक, डी पे आप टिक लगा लीजिए। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, तो इसमें माध्यक वर्ग ज्ञात करना है। तो ये हमारा वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता, अगला कॉलम बनेगा संचयी बारंबारता का, तो यहाँ पे लिख लो संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता किस प्रकार बनाएंगे, तो पहले 4 है तो ये 4 लिख लो, 4 में 6 को जोड़ो 10, और 10 में 10 को जोड़ो 20, और 20 में 6 को जोड़ो 26, 26 में 4 को जोड़ो 30। तो प्यारे बच्चों ये वाला मान हो जाता है n का। ठीक है, तो अब आपको लिखना है यहाँ पर n बटा 2, तो n का मान 30 है बटा 2, तो ये निकलेगा 15। अब आपको यहाँ पे ये देखना है, ये 15 संचयी बारंबारता में ऊपर से किस संख्या के अंदर आएगा, तो 15 यहाँ पे आएगा 20 में। ठीक है, और 20 के सामने कौन सा वर्ग अंतराल है, 10 से 15, 10 से 15। तो आपको यहाँ पे लिखना माध्यक वर्ग बराबर माध्यक वर्ग बराबर हो जाएगा 10 से 15, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर है हमारा 19, इसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अधिवर्ष, जो हमारी लीप वर्ष होती है उसे अधिवर्ष बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है लीप वर्ष बराबर लीप वर्ष अर्थात अधिवर्ष। ठीक है, यानी लीप वर्ष को अधिवर्ष बोलते हैं, और लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होते हैं, 366 दिन। और 366 को हम लिख सकते हैं
52 सप्ताह, ठीक है, और प्लस 2 दिन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 दिन ये अतिरिक्त बच गए हमारे, तो प्रायिकता पी बराबर लिखेंगे, यहाँ पे 2 दिन बचे हैं, 2 बटा ये सप्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक, तो ये इसका आंसर आ गया 2 बटा 7। प्रश्न नंबर अगला देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 20 है, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या है? तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, इसका ये वाला बी वाला सही हो जाएगा। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, ठीक। तो अगर अनिश्चित की बात करता तो 0 हो जाता, और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। अब यहाँ से हमारा चलेगा खंडवा, उसको देखिएगा। तो खंडवा और प्रश्न नंबर पहला, सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 √2 एक अपर में संख्या है। चलिए समझिएगा इसको आप। तो यहाँ पे हमें लिखना है माना 4 - 3 √2 एक परमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, जब ये परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जाएगा। तो नई लाइन से 4 - 3 √2 बराबर P बटा Q। अब आगे लिखना है जहां P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल 0, इस प्रकार। अब बच्चों क्या करना है यहाँ पर हमें, देखो ये P बटा Q ले आओ इधर, और जो अनरूट वाली संख्या इसको उधर भेजो। तो आपका 4 - P बटा Q बराबर ये संख्या माइनस की है, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस की हो जाएगी, और 3 √2, इस प्रकार। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, इसके नीचे कर लो, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो हो जाएगा ये 4Q - P और बटा Q बराबर 3 √2। अब प्यारे बच्चों ये 3 आएगा भाग में, जब ये 3 भाग में आएगा तो 4Q - P और बटा 3Q और बराबर √2, ठीक। इस प्रकार इतना प्रश्न हमारा हल हो गया। अब इसकी हिंदी लिखनी है, वो देख लीजिए। तो यहाँ पे हमें इसकी हिंदी लिखनी है 4Q - P बटा 3Q एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, अतः √2 भी एक परमेय संख्या है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरमेय संख्या है। यह निष्कर्ष निकलता है कि 4 - √3 एक अपरमेय संख्या, ठीक। तब तो आपको इतनी हिंदी आपको तैयार कर लेनी है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर पहले का खा देखिएगा आप। अब आपको प्रश्न नंबर पहले का खा देखना है। पहले का खा कह रहा है बिंदु 36,15 की मूल बिंदु से दूरी कितनी है। एक बिंदु है हमारा 36,15, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। और चाहो तो आप 0,0 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आपको लिखना है बीच की दूरी बराबर √(x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। इनके मान लगा दीजिए आप। x1 का मान 36 - 0 का होल वर्ग प्लस 15 - 0 का होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे खाली 36 का वर्ग हो जाएगा और प्लस 15 का वर्ग हो जाएगा, और 36 का वर्ग हो जाएगा हमारा 1296 और 15 का वर्ग 225। अब 1296 और 225 जोड़ेंगे तो ये निकलेगा हमारा 1521, और 1521 हमारा 39 का वर्ग होता है, ठीक। तो ये इसका आंसर आ गया।
अब प्रश्न नंबर है गा गमला, उसको देखेगा। तो यहाँ पे लिख लेना है पहले का गा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक रेखाखंड बना लो इस प्रकार आप, यहाँ पे ए कर लो, यहाँ पर बी कर लो, यहाँ पे कर लो पी। अब इस बिंदु के निर्देशांक है -1,7 और इसके हैं 4,-3 और जो अनुपात दे रखा है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 3। तो आपको यहाँ पे लिखना है बिंदु -1,7 तथा 4,-3 और अनुपात बराबर है 2:3। बच्चों ये वाला मान हो जाएगा x1 का, ये y1 का, और ये x2 का, और ये y2 का, ये वाला मान m1 का और ये m2 का। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे P के निर्देशांक बराबर तुम्हारा सूत्र होता है m1x2 m2x1 बटा m1 प्लस m2 m1/2 m2/1 बटा m1 प्लस m2। मान लगा दीजिए यहाँ पर। अब m1 का मान 2 और x2 का मान 4 प्लस m2 का मान 3 और x1 का मान -1 बटा m1 प्लस m2 2 प्लस 3 m1 का मान 2/2 का मान -3 प्लस m2 का मान 3 और y1 का मान 7 बटा m1 प्लस m2 2 प्लस 3। अब इसको हल करिए। तो पहले बच्चों 4 दूनी 8 -3 बटा 5 हो जाएगा नीचे। अब ये माइनस का 6 और प्लस का 21, 3 दूनी 6, 7 3 21 बटा 5। तो यहाँ पर बचेगा 5 बटा 5, यहाँ पे हो जाएगा 15 बटा 5। ये इससे कट जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर निकलेगा 1,3। ठीक, यही प्रश्न का आंसर आ गया हमारे। अब इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देखिएगा। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए आप। अब आपको यहाँ पे लिख लेना है पहले का घा घड़ी। यहाँ पे कह रहा सिद्ध कीजिए। तो प्रश्न है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर है हमारा सेक स्क्वायर, इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखना इसका LHS बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो पहले बच्चों 1 प्लस ऐसे tan स्क्वायर को लिखा जाएगा sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर, इसको ले सकते हैं। यहाँ पे 1 कर लो, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, नीचे का नीचे, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बटा cos स्क्वायर है। अब आपको यहाँ पे सूत्र पता होना चाहिए। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो 1 बटा cos स्क्वायर है। और फिर बच्चों 1 बटा cos क्या होता है? सेक होता है, सेक स्क्वायर। यही हो गया हल। LHS बराबर RHS आपको लिख देना है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर है इसका 5वां। प्रश्न है हमारा एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए।
तो आपको यहाँ पे सबसे पहले बनाना है एक अर्धगोला, और इस अर्धगोले के ऊपर रखना है एक शंकु। इसके ऊपर रखना है एक शंकु आपको, ठीक है, इस प्रकार। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों की त्रिज्याएं समान होंगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। तो जो r बराबर यहाँ पे दे रखा है 3.5, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हमारी त्रिज्या है, और इसकी जो संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 है। 15.5 संपूर्ण ऊंचाई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की। अब प्यारे बच्चों ये जो इसकी त्रिज्या है 3.5, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई 15.5 है। फिर 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो शंकु की ऊंचाई हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखना शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर 15.5 में से ये 3.5 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लिखना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस नहीं, ठोस का आयतन लिखना है, ठोस का आयतन। अब इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, अर्धगोला है और ये शंकु है। तो अर्धगोले का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, और शंकु का आयतन नहीं, ये हमारा शंकु आयतन हो गया प्यारे बच्चों, ये हमारा शंकु का आयतन है। और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यों, ये हमारा अर्धगोले का आयतन है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे ये तो चला गया, तो यहाँ पे बचा हुआ h, तो यहाँ पर बचेगा 2r इतना। अब यहाँ पे मान लगा दीजिए, 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान 3.5 गुणा 3.5, h का मान 12 और प्लस 2 गुणा 3.5। अब इसको थोड़ा हल करिएगा तो 7 एकन 7 और 7 पन्ना 35, 0.5 हो जाएगा हमारा। अब बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये 1/3 को ऐसे लिख लो। देखो 22 पंजे 110, 22 पंजे 110, और दशमलव से पीछे एक अंक है तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, और गुणा अभी ये वाला बचा हुआ हमारा 3.5। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो 12 तो ये है, 35 दूनी 70, यानी ये वाला 7 बन जाएगा हमारा, 7 ये और 12 ये, तो 19 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इन सब का गुणा करेंगे, 11, 3.5 और 19, इनका गुणा करेंगे तो इनका गुणा निकल के आएगा हमारा 73, 1 और ये 5। और प्यारे बच्चों दशमलव से पीछे एक अंक है तो यहाँ पे लगा देना दशमलव, और बटा रहेगा हमारा 3। अब इसमें हमें लगाना 3 का भाग, जब इसमें 3 का भाग लगाएंगे तो बेटा आंसर निकल के आएगा हमारा 243.83 और घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया भाई। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर पहले का अच्छा है, तो इसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना है एफ, यानी कि पहले का अच्छा यहाँ पे लिखना है परिवारों की परिवार माप, परिवार
परिवार माप, दोबारा लिखो इसको, परिवार माप, ठीक है। फिर इसके बाद परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या। तो परिवार माप में लिखेंगे आप 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। और उसके बाद परिवारों की संख्या है 7, 8, 2 और ये 2 और ये 1। बच्चों अब इसका हमें निकालना है बहुलक, ठीक है। तो बहुलक कैसे निकालते हैं? तो परिवारों की संख्या में सबसे बड़ी संख्या देखिए, परिवारों की संख्या में सबसे बड़ी संख्या हमारी है 8। तो इसके सामने आपको लिख देना F1, फिर इससे ऊपर F0, फिर इससे नीचे F2 और इसके F1 के सामने ये हो जाएगा हमारा L का मान 3 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार अब यहाँ पे आपको ये भी देखना है इसमें कितने का अंतर है, 2 2 का अंतर है। तो H बराबर आपको 2 लिख लेना है। अब आपको यहाँ पे लगाना सूत्र बहुलक बराबर, बहुलक बराबर जो हमारा सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 F0 और ये F2 और इंटू H, ये हमारा बहुलक का सूत्र होता है। जो यहाँ पे मान लिखे ना वही मान आप यहाँ पे लगा दीजिए। L का मान 3 प्लस F1 का मान 8 माइनस F0 का मान 7 बटा 2 गुणा F1 का मान 8 माइनस F0 का मान 7 और F2 का मान 2 और ये H का मान यहाँ पे 2 लगा, चलो बाद में लगा देना आप, यहाँ पे 2 लगा देना। अगर आपने H नहीं लिखा तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। तो 3 प्लस यहाँ पर 1 बचेगा, ये 16 माइनस 9 और H का मान 2। तो 3 प्लस 1 बटा 16 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 7 और कोष्टक से बाहर 2 चल रहा है। 3 प्लस 2 एकन 2, 2 बटा 7 हो जाएगा। अब 7 का भाग लगाना 2 में, या एक काम करो पहले इसको हल कर लो तो हो जाएगा 7 तियां 21, 7 तियां 21, 21 में 2 जोड़ दो 23 बटा 7। अब 7 का भाग लगा दो तो ये हो जाएगा हमारा 7 तियां 21, इधर भाग लगा के दिखा दें आपको हम, 7 तियां 21, यहाँ पे बचेगा 2, फिर यहाँ रखो दशमलव, यहाँ बढ़ाओ 0 और 7 दूनी 14, अब यहाँ बचेगा हमारा 6 पे 0, 7 अट्ठे 56 इतना। तो 2.3.28 ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक। अगर और करना चाहो और भी कर सकते हो। 56 तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पर बचेगा 4 फिर 0, 7 पन्ना 35, ठीक है। इतना ही रखिए आप, दशमलव से पीछे 2 ही अंक निकाल दीजिए आप, ठीक है। और फिलहाल आंसर हमारा किस रूप का है, आंसर भी हम देख लें। पहले का चा है ये, और बेटा इसमें आंसर जो दे रखा वो गलत है हमारा आंसर, ठीक है। इसका आंसर 4.42 दे रखा, ये नहीं होगा, इसका आंसर यही है हमारा। देखो हमारे पास एक दूसरा अनसोल्ड है अग्रवाल का, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर दे रखा है 3.286 ये दे रखा है, ठीक है। चाहो तो देखो मैंने यहाँ पे भाग लगाया, 5 लास्ट में 5 बार गया तो 5 आप और लिख सकते हो। अब यहाँ पे चाहो तो 5 लिख दो चाहे 6 लिख दो, एक ही बात है। चलिए अब यहाँ से प्रश्न नंबर 2 चलेगा, उसको देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर दूसरे का है हमारा, द्विघात बहुपद
3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो सबसे पहले इसके काटने हमें गुणनखंड, ठीक है। तो देखो 4×3 12 के ऐसे गुणनखंड काटो घटाने पर 1 आए, तो यहाँ पे 12 लिख लो और 4 × 3 कर दो और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा हमें। 3x² माइनस x और 4 माइनस 3 माइनस का 4 बराबर 0। 3x² माइनस x का अंदर गुणा करेंगे तो 4x प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान लेंगे तो 3x माइनस का 4, यहाँ से प्लस 1 का मान लिया जाएगा तो 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x माइनस 4 और x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4/3 हो जाएगा। फिर x प्लस 1 बराबर 0 और x बराबर -1 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे लिख देना शून्यक, शून्य के बराबर लिखेंगे 4/3 कामा -1, ठीक। अब इसकी करनी बेटा जांच। जांच करने के लिए प्रश्न को दोबारा से लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा बहुपद दिया हुआ 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे a b c के मान छाटेंगे हम। तो यहाँ पर a बराबर 3 मिलेगा और b बराबर यहाँ पे 1 होता है तो -1 और c बराबर -4। अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो प्यारे बच्चों शून्यकों का योगफल -b/a ये होता है। अब देखिए हमारे शून्य की है तो इन दोनों के बीच में हमें प्लस का चिन्ह लगाना है। तो 4/3 और प्लस -1 योगफल यानी इन दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है। बराबर माइनस b का मान -1 a का मान 3, तो प्लस माइनस माइनस 4/3 और माइनस का 1 और बराबर ये माइनस और माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके नीचे कर लो, इसका इसमें इसका इसमें, तो हो जाएगा ये 4 - 3/3 बराबर 1/3। तो प्यारे बच्चों 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/3 बराबर 1/3। ये निकला हमारा शून्यकों का योगफल। अब इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो इसके लिए दूसरे पेज पे पहुंच रहे हैं हम। अब आपको उसी के नीचे लिख लेना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल C/A। तो प्यारे बच्चों जो यहाँ पे हमें शून्य दे रखे थे ना, उन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह हमें लगाना है। तो देखो 4/3 और गुणा -1 और C का मान है हमारा -4 और A का मान है 3। तो -1 का गुणा 4/3 में करेंगे तो माइनस का 4/3 और बराबर माइनस का 4/3। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर दूसरे का खा, उसको देखिएगा आप लोग। दूसरे का खा खरगोश, दूसरे का खा कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 हो। तो आपको यहाँ पे लिखना है माना एक संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है इन दोनों का योग 27 हो, तो x प्लस y बराबर 27। अब यहाँ से क्या करो, या तो x का मान निकाल लो या फिर y का मान निकाल लो। तो यहाँ से हम निकालेंगे y का मान, तो x को उधर भेज दो, तो y बराबर 27 माइनस x और इसको कर लेंगे समीकरण नंबर 1। अब आगे प्रश्न कह रहा है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। अब यहाँ पे देखिए y का मान, ये y का मान निकाल चुके, तो y का मान यहाँ पे लगा दीजिए। तो x 27 माइनस y और बराबर 2। y का मान है ना, y का मान ये लगाएंगे तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x कर लीजिए, ठीक। 27 माइनस x, यहाँ पर 182। अब इस x का अंदर गुणा करो, जब x का अंदर गुणा करेंगे
तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x, इसको अंदर ले आइए, माइनस का 182 बराबर 0। और प्यारे बच्चों पहला पद माइनस नहीं होना चाहिए, इसलिए दोनों पक्षों में माइनस गुणा कर देंगे। या लिख दो माइनस का गुणा करने पर, देखो पहला पद माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर पहला पद माइनस है तो दोनों पक्षों में, लिखना चाहो तो लिख लो यहाँ पर, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर। जब दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे चिन्ह बदल जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 182 बराबर 0। अब 182 के ऐसे गुणनखंड करो, 182 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़ने पर 27 आ जाए, जोड़ने पर 27 आ जाए तो 14 गुणा 13। तो यहाँ पे लिखना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 14 प्लस 13 और प्लस का 182 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस, जब कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह होता है ना तो अंदर वाले चिन्ह बदलेंगे, तो ये 14x और माइनस का 13x और प्लस का 182 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 14, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 बचेगा और बराबर 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा हमारा, x माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। अब यहाँ से हम निकालेंगे x का मान। अब इसके लिए दूसरे पेज पे पहुँचेंगे। देखिए बेटा वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा पेज देखिएगा। अब आपको यहाँ पे उससे आगे लिखना x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14। फिर इसके बाद x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे दोनों संख्याएं मान्य है हमारी, ठीक है। तो x बराबर 13 और x बराबर 14। तो अब आपको क्या करना है, x बराबर 14 समीकरण 1 में रखने पर, जब x बराबर 14 समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो y बराबर निकलेगा हमारा 27 माइनस 14 और y बराबर 13, ठीक है। फिर x बराबर 13 समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 13 समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमारा y बराबर हो जाएगा 27 माइनस 13, तो y बराबर हो जाएगा 14, ठीक। तो प्यारे बच्चों जब हम x बराबर 14 लेंगे तो y बराबर कितना आएगा, 13 आएगा, ठीक है। फिर x बराबर हम 13 लेंगे तो y बराबर कितना आएगा, 14 आएगा। और यही प्रश्न का आंसर आ गया, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरे का खा के बाद गा नंबर देखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरे का गा है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इस प्रश्न को ध्यान समझिएगा आप लोग। तो सबसे पहले आपको एक वृत्त बनाना है और वृत्त की एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो यहाँ से हम वृत्त की स्पर्श रेखा खींच लेंगे एक, इस प्रकार, और इस स्पर्श रेखा का नाम देंगे हम ए और ये बी, और ये हमारा स्पर्श बिंदु है जिसे P लिखेंगे। और वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिला देना इस प्रकार। और यहाँ पर जो कोण बनेगा, सॉरी यहाँ पे O लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें लिखना है दिया है, दिया है O केंद्र वाले वृत्त में AB वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। दिया है O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में AB वृत्त की स्पर्श रेखा है। नई लाइन से लिखना, सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है इसमें, OP लंब AB, OP लंब AB, ये हमें इसमें सिद्ध करना, ठीक है।
अब नई लाइन से लिखना रचना। रचना में क्या लिखेंगे? रचना में लिखेंगे वृत्त के बाहर, ये हमारा वृत्त है ना, तो वृत्त के बाहर कोई बिंदु लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे एक बिंदु कर लेंगे Q। तो यही रचना में लिखेंगे हम, वृत्त यानी बिंदु Q, बिंदु Q वृत्त से बाहर, बिंदु Q वृत्त से बाहर है जबकि बिंदु P वृत्त पर स्थित है। थोड़ा समझिए, देखो यहाँ पर इसको नंबर 1 डाल दीजिए आप लोग। जो बिंदु Q है ना हमारा, बिंदु Q वृत्त के बाहर है और बिंदु P वृत्त पर स्थित है, ठीक है, ये लिखेंगे। फिर नंबर 2 डाल के आपको लिखना है यहाँ पर O Q के मिलाएंगे, ठीक, पटरी से मिलाना है आपको। O Q को मिलाया, O Q को मिलाया। अब प्यारे बच्चे यहाँ पे एक प्रमेय होती है, उसको देख लीजिए पहले आप। सबसे पहले एक रेखा खींच लें हम ऐसे करके, ये रेखा हमने खींची, ठीक है। इस रेखा के ऊपर एक बिंदु रख दिया, इस बिंदु से इस रेखा पर रेखाखंड खींचेंगे। एक ये खींचा, एक ये खींचा, एक ये खींचा, एक ये खींचा, कितने भी खींच दो ऐसे करके। इसका नाम A, B और ये C, यहाँ पे P कर लो। तो एक प्रमेय होती कक्षा 9 की हमारी, किसी बिंदु से रेखा की न्यूनतम दूरी, किसी बिंदु से रेखा की न्यूनतम दूरी उस रेखा पर लंब होती है। तो प्यारे बच्चों देखो, बिंदु C से ये वाली दूरी, फिर ये वाली दूरी, फिर ये वाली दूरी, तो ये वाली दूरी बढ़ती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी। तो जो हमारी न्यूनतम दूरी है बेटा, जो सीधी दूरी होती है ना, ये हमारी न्यूनतम दूरी है, ठीक है। तो नई लाइन से लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखना अतः, देखो बेटा ये वाली हमारी न्यूनतम दूरी है और ये वाली दूरी अधिक है। तो यहाँ पे लिखना हमें अतः OQ बड़ा है OP से, ठीक है। जो हमारा OQ है ना, वो OP से बड़ा है। तो नई लाइन से लिखेंगे अर्थात O से स्पर्श रेखा की न्यूनतम दूरी, O से स्पर्श रेखा की न्यूनतम दूरी OP है, OP है। फिर नई लाइन से लिखना है आपको, हमारी प्रमेय है किसी बिंदु से रेखा की न्यूनतम दूरी, किसी बिंदु से रेखा की न्यूनतम दूरी उस रेखा पर लंब होती है, ठीक है, उस रेखा पर लंब होती है। इसलिए OP लंब AB। तो इस प्रमेय में आपको इतना लिखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगली प्रमेय, वो अगला प्रश्न उसको देखिए आप लोग। प्रश्न नंबर 2 का घा घड़ी। प्रश्न नंबर 2 का घा है, सिद्ध कीजिए कि यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो सबसे पहले आपको बनाने हैं 2 त्रिभुज। तो इस वाले त्रिभुज का नाम लिख लो, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पे C, और इस त्रिभुज का नाम D, यहाँ पर E और यहाँ पर F। तो यहाँ पे ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। ये प्रश्न में बेटा दे रखा है। तो सबसे पहले आपको लिखना है, इसमें दिया है क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज
DEF में कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी, और कोण बी बराबर कोण ई, और कोण सी बराबर कोण एफ। यानी ये वाला कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और ये कोण इसके बराबर, ये इसमें दे रखा है। फिर आपको लिखना सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो बेटा इसमें सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं हमारे, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये दिखाना हमें। और कौन सी कसौटी प्रयोग करनी है, एस ये वाली में कसौटी प्रयोग करनी है, ठीक है, यानी कि संगत बजाय समानुपात में होती है। अब आपको यहाँ पे लिखना रचना। बच्चों रचना में क्या लिखना है, देखो भुजा AB और भुजा AC पर दो बिंदु इस प्रकार लेंगे। देखो यहाँ पे दो बिंदु रख लो, ठीक, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। यहाँ पे कर लें हम P और यहाँ कर लें Q। तो ये दो बिंदु हमने इस प्रकार लिए, AP बराबर DE और AQ बराबर DF, ठीक, इस प्रकार है ये। तो यही चीज़ रचना में लिखेंगे। रचना में लिखेंगे हम त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC की भुजा AB तथा AC पर क्रमशः बिंदु P तथा Q इस प्रकार हैं, P तथा Q इस प्रकार हैं, इस प्रकार है कि, तो आपको लिखना AP बराबर DE, AP बराबर DE और AQ बराबर DF, ठीक है। अब इसको नंबर 1 कर लीजिए। अब नंबर 2 डाल के लिखिए रचना में। नंबर 2 में क्या लिखेंगे, PQ को मिलाया, PQ को मिलाया। अब आ जाइए उपपत्ति। अब यहाँ पे हल होगा हमारा प्रश्न। उपपत्ति में क्या लिखना है, तो प्यारे बच्चों पहले ये वाला एक त्रिभुज ये लेंगे और एक त्रिभुज ये लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दो त्रिभुज बना लिए, पहले इनको थोड़ा देख लीजिए क्योंकि वो थोड़ा ऊपर तरफ पहुँच जाएंगे। यहाँ से P और ये Q। अब आपको ये वाले त्रिभुज दिखाएंगे हम, ठीक। चलिए इतना पहले नोट कर लीजिए आप लोग। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, त्रिभुज APQ और त्रिभुज DEF में, त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज DEF में, तो प्यारे बच्चों इन दोनों त्रिभुजों में ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो आपको लिखना है AP बराबर DE। फिर ये वाली भुजा इसके बराबर है AQ बराबर DF। अरे भाई ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो ये वाला कोण इसके बराबर है। तो प्यारे बच्चों ये दोनों लिखेंगे रचना से। कहाँ से लिखा मैंने ये, रचना से। फिर आपको नई लाइन से लिखना है इसमें कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D, और ये प्रश्न में दिया हुआ है, दिया है। अब आपको नई लाइन से लिखना, इसलिए त्रिभुज APQ सर्वांगसम त्रिभुज DEF, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। और कौन सी कसौटी लगेगी, दो भुजाएं और एक कोण, तो यहाँ पे इसकी कसौटी लिख देनी है आपको SAS, ठीक, ये हमारी कसौटी हो गई। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए जब ये दोनों त्रिभुज हमारे, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है,
जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि ये संगत कोण है हमारा। तो आपको इसके नीचे यहाँ पे लिख देना है, इसको भी साथ में समझिए आप। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, देखो कोण ए पी क्यू बराबर डी ई एफ, क्योंकि हमारे संगत कोण है। तो कोण ए पी क्यू बराबर कोण, यानी इस वाले कोण के बराबर ये वाला कोण हो जाएगा, कोण ई लिख दो। और आगे लिख देना सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब है जब कोई दो त्रिभुज सर्वांसम होते हैं तो संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो प्यारे बच्चों ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम हो गए तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना, जरा ऊपर तरफ देखना है। यहाँ पे देखिएगा कोण B बराबर कोण E है, कोण B बराबर कोण E। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोण E बराबर कोण B रखने पर, बेटा ये मैंने ऊपर से लिखा हुआ है, ठीक है। कोण B बराबर कोण, यानी कोण E की जगह पे कोण B लिख देंगे, ऊपर दिया हुआ है। तो कोण APQ और बराबर कोण B। अब एक बात ध्यान समझिएगा प्यारे बच्चों, देखो चित्र में, यानी ये वाला कोण, बेटा ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, और ये दोनों कोण कौन से हो जाएंगे, बेटा ये दोनों कोण हो जाएंगे संगत कोण हो जाएंगे, क्योंकि ये रेखा हमारी तिर्यक रेखा काम करेगी, तो ये दोनों कोण संगत कोण हो जाएंगे। तो नई लाइन से आपको लिखना है, अतः इसी के सामने लिख दो संगत कोण है हमारे, ठीक है, संगत कोण है ये। जब प्यारे बच्चों संगत कोण हमारे आपस में समान होंगे, जब ये संगत कोण आपस में बराबर होंगे तो ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो नई लाइन से लिख देंगे इसलिए पी क्यू समांतर बी सी, ठीक है। अब यहां से हम दूसरे पेज पे पहुंचने, इतना आराम से नोट कर लीजिए पहले आप लोग, यानी कि ये दोनों कोण हमारे बराबर हैं, तो बेटा ये दोनों संगत कोण हो गए हमारे, ठीक है, सॉरी ये संगत कोण हो गए और ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई और ये हमारी तिर्यक रेखा हो गई। और जब ये रेखा इसके समांतर है तो इस त्रिभुज में क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय लगा देंगे पूरे में। अब आपको यहाँ पे लिखना है त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में बी सी समांतर पी क्यू, ठीक है, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है। और आपको यहाँ पे लिखना है सिद्ध कर चुके हैं, इसके आगे लिख देना है सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जब ये वाली भुजा इसके समांतर तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय लगाएंगे, तो आपको लिख देना थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो क्या करना है आपको, ए पी बटा पी बी और ए क्यू बटा क्यू सी, ए पी बटा पी बी और ए क्यू बटा क्यू सी। अब इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे, दोनों पक्षों को पलटने पर, तो प्यारे बच्चों इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पी बी बटा ए पी बराबर क्यू सी बटा ए क्यू। अब इसके दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे हम, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जब इसके दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर पी बी बटा ए पी प्लस एक क्यू सी बटा ए क्यू और प्लस एक। तो यहाँ पर इसके नीचे करो और इसके नीचे करो, तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा पी बी प्लस ए पी बटा ए पी बराबर क्यू सी, इसका इसमें, इसका इसमें, ए क्यू बटा ए क्यू। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ समझिएगा आप थोड़ा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पी बी और
PB और AP, देखो PB और ये AP, तो पूरा AB हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा AB, तो इसको लिख दिया जाएगा AB। या एक काम करिए, देखो ये P से P, मान लो ये यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी P है, तो P से P हटा दो, लेकिन हटाएंगे नहीं, समझ लो आप, P चला जाए तो क्या बचेगा AB, इस प्रकार AP। इसी प्रकार Q चला जाएगा तो क्या बचेगा AC बटा, काटेंगे नहीं, बस अपने आप मान लीजिए आप, Q से Q चला गया तो AC बचा हुआ है, इतना निकल के आ गया हमारा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, तो पहले वो चित्र में देखिएगा थोड़ा, देखो ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो यहाँ पे हम यही लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे देखिएगा, इसमें लिखेंगे हम AP बराबर DE, AP बराबर, सॉरी बराबर लिखा जाएगा, AP बराबर DE और AQ बराबर DF रखने पर, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा ये इस भुजा के बराबर ये वाली भुजा है और ये इस भुजा के बराबर ये वाली भुजा, तो यहाँ पे यही रखेंगे, क्या रखेंगे, AP बराबर DE और AQ बराबर DF। तो मान लगा दीजिए, AP जगह पे DE लगाना है और AQ की जगह पे DF लगाना है, तो AB बटा DE बराबर AC बटा DF, और प्यारे बच्चों इसको मान लेंगे समीकरण नंबर हम 1। फिर आपको नई लाइन से लिखना है, इसी प्रकार क्या लिखना है, देखो थोड़ा चित्र में देख लीजिए प्यारे बच्चों, जब हमारी देखो AB बटा DE, ठीक है, फिर ये AC बटा DF, इतना निकाल दिया है, तो आपको इसी प्रकार लिखना है AC बटा DF, फिर लिखना है BC बटा EF, इसी प्रकार में लिखेंगे आप AC बटा DF बराबर BC बटा EF, इसको समीकरण नंबर 2 कर देंगे, ठीक। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, तो आपको इसी के नीचे लिख देना है समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे पेज भरेगा, दूसरे पेज पे पहुंच रहे हैं हम। जब आप समीकरण नंबर 1 तथा 2 से लिखेंगे तो इन तीनों को आपस में बराबर कर देना है आपको, तो नई लाइन से लिखना है AB बटा DE बराबर AC बटा DE और बराबर BC बटा EF, ठीक। तो इस प्रकार त्रिभुज की, इन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती में हो गई, तो नई लाइन से लिख देना है, इसलिए त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज DEF, ठीक है, और किसके आधार पे हो गए हैं, AS के आधार पे दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांश वो समरूप हो गए हैं। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर दूसरे का 5वां है, नीचे दी हुई बंटन सारणी एक कक्षा के विद्यार्थियों के भार दर्शा रही है, तो विद्यार्थियों का माध्य का भार ज्ञात कीजिए, और ये हमारी टेबल है, देखिएगा इसको। तो ये हमारा भार है, तो भार में लिखना है आपको 40 से 50, फिर 50 से है हमारा 40 से 45 है, 40 से 45 कर लीजिए, फिर 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60, 60 से 65 और 65 से 70 और 70 से 75। अब इसके बाद विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 2, 3, 8, 6, 6, 3 और ये 2।
अब आपको अगला कॉलम बनाना है संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे बनाएंगे, पहले ये 2 लिख लो, इस 2 में 3 को जोड़ो 5, 5 में 8 को जोड़ो 13, और 13 में 6 को जोड़ो 19, 19 में 6 को जोड़ो 25, और 25 में 3 को जोड़ो 25 में 3 को जोड़ेंगे तो 28, और इस 28 में 2 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आपको एक लकीर कर देनी है। तो प्यारे बच्चों जो 30 निकला ये हमारा n का मान होता है। ठीक है, तो आपको ये n बराबर लिख देना है 30। तो अब आपको लिखना है यहाँ पर n बटा 2, तो n का मान 30 बटा 2, तो 2 एकन 2 तो हो जाएगा 15, तो n बटा 2 का मान निकलेगा 15। अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे, संचयी बारंबारता में ये 15 ऊपर से किस संख्या में आएगा, तो 15 हमारा आएगा 19 में। ठीक है, तो 19 के सामने ये लिखना है आपको f, फिर इसके सामने और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो l का मान हो जाएगा 55, और 19 से ऊपर ही हो जाएगा हमारा CF। ठीक, संचयी बारंबारता हो जाएगी हमारी। अब आपको यहाँ पे अच्छा इसमें ये और देख लीजिए वर्ग अंतराल में कितने कितने का अंतर है, यहाँ पे कितने कितने का अंतर है, 5 5 का अंतर है। तो आपको यहीं पे लिख देना h बराबर 5 लिख लेना है। अब यहाँ पे लगाना सूत्र माध्यिका का, तो आपको लिख देना माध्यिका बराबर सूत्र है हमारा l प्लस n बटा 2 माइनस CF और बटा F और इंटू H। मान लगा दीजिए, तो बेटा l का मान कितना है, l का मान 55 है यहाँ पर, तो आपको लिख देना है 55 और प्लस n बटा 2 का मान 15 है, और CF का मान यहाँ पे 13 है, तो 13 लिख दीजिए, बटा F का मान 6 है तो आपको 6, और H का मान 5 है तो यहाँ 5 लगा दीजिए। अब यहाँ पे काम करिए 55 प्लस, तो बच्चों यहाँ पर बचेगा हमारा 2 बटा 6 और ये 5, तो इसमें 5 गुणा करा दो, 55 प्लस 5 दूनी 10 बटा 6 का भाग लगाओ इसमें, 55 प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 6 एकन 6 दशमलव 4 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ तो वहाँ पे हो जाएगा 40, तो छतरंग 36, फिर 4 बचेगा तो छतरंग 36 चलता रहेगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 56.66 निकल के आ जाएगा, और यही बेटा प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 2 का 4 चम्मच है, एक डब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डब्बे में से एक कंचा अदृश्य निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है और हरा नहीं है। समझिएगा पहले, तो सबसे पहले यहाँ पे कंचों की संख्या लिख लो। तो यहाँ पे देखेंगे लाल कंचे बराबर लाल कंचे, तो लाल कंचों की संख्या है 5। इसके बाद सफ़ेद कंचे, तो सफ़ेद कंचों की संख्या 8 है। हरे कंचों की संख्या है 4। अब यहाँ पे इन सबको जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल कंचे बराबर कुल कंचे, तो इन सबको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ हो जाएगा 8 4 12 5 17, तो कुल कंचे 17 हो जाएंगे। तो इसका प्रश्न नंबर पहला है लाल हैं, प्यारे बच्चों लाल हैं। ठीक है, तो आपको पी रेड लिख देना है। तो लाल कंचे कितने हैं, लाल कंचे 5 है, तो आपको लिख देना 5/17। फिर नंबर 2 डाल के लिखना है आपको। नंबर 2 सफ़ेद हैं। ठीक है, तो आपको PW यानी वाइट मीन सफ़ेद, तो सफ़ेद कंचे कितने हैं, सफ़ेद कंचों की संख्या 8 है, यहाँ पे देख सकते हो। तो 8/17, 8 ये अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम हमेशा नीचे रहता है, तो एक आंसर ये निकला। नंबर 3 में लिखना है हरा नहीं है।
तो प्यारे बच्चों पहले हरा नहीं प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हरा की प्रायिकता ज्ञात कर लीजिए। तो पी ग्रीन, ठीक, ये डंडा कुछ नहीं लगाना है, पी खाली जी बनाना, ठीक, ये कुछ नहीं करना आपको, पी जी बनाना है, यानी हरे कंचे की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो पहले बच्चों हरे कंचे कितने हैं, 4 हैं, और 4/17। ये आपको डंडा नहीं करना, ठीक, गलती से हमसे पेन चल गया। ये हरे कंचे की प्रायिकता है। तो आपने एक सूत्र देखा होगा, यहाँ पे लिख लो, पी ई प्लस पी ई पे बार लगा दो और बराबर 1। ये होने की प्रायिकता होती है और ये ना होने की प्रायिकता। तो होने की प्रायिकता ना होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। तो प्यारे बच्चों ये हरे कंचे होने की प्रायिकता है और हरे कंचे ना होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आपको सूत्र लगाना है पी जी प्लस पी जी के ऊपर बार लगा दो और बराबर 1। ये होने की प्रायिकता है, ये हरे कंचे होने की प्रायिकता है और ये हरे कंचे ना होने की प्रायिकता है। तो इसका मान निकाल चुके हैं 4/17। तो आपको 4 यहाँ पे 17 लगा देना है, प्लस पी हरे कंचे ना होने की प्रायिकता बराबर 1। तो ये 4/17 इधर ले जाइए। तो पी हरे कंचे ना होने की प्रायिकता बराबर 1 - 4/17। तो 17 एकम 17 और 17 में से 4 घटा दो। तो जो 17 में से 4 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर बचेगा 13/17 और यही प्रश्न का आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा। अब प्रश्न नंबर 3 है, उसको देखिए। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, संख्याओं की उत सूची के प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका अयनमा पद ये दे रखा है। तो प्यारे बच्चों 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो n का मान हो गया हमारा 24। ठीक, चलिए समझिएगा इसको। तो आपको यहाँ पे लिखना पहले n बराबर 24 दे रखा है। तो n बराबर दे रखा है यहाँ पर 3 + 2n। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, n बराबर 24 है तो पहले n बराबर 1 रखना है, यानी यहाँ पर जो मान मिलेगा n बराबर 1 2 3 4 कहाँ तक 24। तो सबसे पहले n बराबर 1 रखेंगे, यहाँ पर n बराबर 1 रखने पर तो प्यारे बच्चों इसमें n बराबर 1 रखेंगे तो a1 बराबर यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, तो 3 + 2 × 1। तो a1 यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है, तो उसे a बराबर लिख लो। a बराबर ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 5 हो जाएगा हमारा, यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद निकला है 5। फिर इसके बाद इसका अंतिम पद निकालना है। तो आपको लिखना है n बराबर 24 रखने पर, क्योंकि अंतिम पद कौन होगा 24 होगा। तो n बराबर 24 रखेंगे, तो 24 यहाँ पे रखना और यहाँ पे 24 रखना है। तो a24 बराबर हो जाएगा हमारा 3 + 2 × 24। तो प्यारे बच्चों 24 दूनी 48, 48 3 51, तो a24 बराबर निकलेगा 51। तो हमने समांतर श्रेणी का प्रथम पद और ये अंतिम पद ज्ञात कर लिया। अब इसका हमें सूत्र लगा देना है SN बराबर। तो प्यारे बच्चों SN बराबर सूत्र होता है n/2 a + an। ठीक, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पे n का मान कितना 24 है, n का मान 24 है तो आपको n की जगह पहले लगा दो 24। तो S 24 24/2 a + a 24। अब यहाँ पे ये तो इससे कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 12। तो 12 ये बचा, a का मान निकाल चुके हैं 5 और a24 का मान 51 है, तो यहाँ पे 51 आप लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 12, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 56 और जोड़ने के बाद इन दोनों का गुणा कराएंगे तो गुणा निकलेगा हमारा 672। ये प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा। तीसरे का अथवा। तो प्रश्न तीसरे का अथवा है हमारा, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उल्टने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी संख्या पे आधारित प्रश्न आ जाए तो आपको यहाँ पे 2 लाइनें याद रखनी है। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर माना इकाई का अंक 22, इकाई का अंक बराबर 22, दहाई का
अंक बराबर x। फिर आपको नई लाइन से लिखना संख्या बराबर, तो प्यारे बच्चों संख्या बराबर 10x प्लस y। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न अनुसार चलेंगे तो इसकी शर्त फर्स्ट क्या कह रहा है, पहले ये संख्या लिख लो। शर्त फर्स्ट है इसकी, देखो दो अंकों से बनी एक संख्या, तो पहले 2 अंकों से बनी एक संख्या, इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब इसके अंक पलटिए तो 10y प्लस x, यानी x और y के स्थान बदल दो। फिर इन दोनों का योग बराबर कितना है, 66 दे रखा है। तो प्यारे बच्चों इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11x प्लस 11y बराबर 66। अब यहाँ से 11 कामा ले लेंगे, जब यहाँ से हम 11 कामा लेंगे तो x प्लस y बराबर 66, 11 एकन 11, 11 छक्का 66, x प्लस y बराबर 6। और ये हो गया समीकरण नंबर हमारा पहला। अब इसकी शर्त नंबर 2 है। शर्त नंबर 2 क्या कह रहा है, शर्त 2 कह रही है इनका अंतर 2 है, तो आपको x माइनस वाई बराबर 2 लिख लेना। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। और समीकरण 1 तथा 2 को हल करेंगे हम। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर तो प्यारे बच्चों x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2, यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे, ये पहला और ये दूसरा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 8, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, तो x बराबर 4। ये वाला मान उठा के समीकरण नंबर 1 में लगाओ, चाहे 2 में लगा दो आप। 1 में रखने पर तो जो x बराबर 4 निकला है तो यहाँ पे लगा दो आराम से। ठीक है, तो हो जाएगा 4 प्लस वाई बराबर 6। इस 4 को उधर भेजेंगे तो वाई बराबर 2 निकलेगा हमारा। अब आपको लिखना है संख्या बराबर 10x प्लस वाई। तो जो हमने x y के मान निकाले हैं ना वो आप इसी में लगा दीजिए। 10 गुणा x का मान कितना है 4, y का मान 2 है, तो 10 चौक 40, 40 2 42। बेटा ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बनाना है एक समतल। ठीक, जहां जमीन बनानी है आपको धरातल, और यहाँ पे एक पेड़ खड़ा करना है इस प्रकार ये। और पेड़ प्यारे बच्चों मान लीजिए आप यहां से टूटा है, थोड़ा और इसको ऊंचा कर लो। मान लो पेड़ यहां से टूटा है, जब ये पेड़ यहां से टूटा है तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना इस जमीन को छूने लगा है। इसको यहां से ऐसे आप मिला दीजिए। ठीक है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा और ये वाली दूरी बराबर होगी। ठीक, तो यहाँ पे लिख लो A, यहाँ लिख लो B, यहाँ लिख लो C और यहाँ लिख लो D। तो प्यारे बच्चों BD हमारा एक पेड़ है, BD हमारा एक पेड़ है। तो बिंदु C से टूट कर और जो ऊपर वाला हिस्सा है इस जमीन को छू रहा है, और जहाँ पे ये छू रहा है ना तो यहाँ से इसकी दूरी 8 मीटर दे रखी है, 8 मीटर। और यहाँ पे जो छू रहा है तो जमीन के साथ कोण बनाता है 30 अंश का, तो आपको यहाँ पे 30 अंश लिख देना है। तो प्यारे बच्चों इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए ये वाली दूरी और ये दूरी हमारी समान होगी। तो इसको कर लो बड़ी एच और इसको कर लो, यानी जब ये बड़ी एच होगी हमारी तो प्यारे बच्चों ये भी बड़ी एच होगी, और इसको कर लो छोटी एच। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक छोटी एच है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ी एच है, और ये वाली दूरी और ये दूरी हमारी आपस में बराबर होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है माना, यहाँ पे लिखना है माना BD एक पेड़ है, एक पेड़ है। माना ये B और D, BD एक पेड़ है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज लेंगे हम ABC में। समकोण त्रिभुज
ए बी सी में। तो प्यारे बच्चों एक बार लगाओ tan, ठीक है, tan 30 और tan होता है लंब बटा आधार, तो ये लंब और ये आधार है, तो h बटा 8। तो tan 30 का मान 1/√3, तो h बटा 8 हो जाएगा। गुणा कर दिए इसका इसमें, तो √3h बराबर 8, √3 का भाग लगा दो तो h बराबर हो जाएगा हमारा 8/√3। आपको लिख देना है यहाँ पे मीटर। फिर इसके बाद इसी त्रिभुज में एक बार हमने ले लिया है tan, अब आपको यहाँ पे ले लेना है cos। cos होता आधार बटा कर्ण, तो देखो ये आधार हो जाएगा और ये वाला कर्ण हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे लिखना है cos 30 बराबर आधार बटा कर्ण, तो 8/h हो जाएगा, 8/h। तो cos 30 का मान √3/2, तो आपको यहाँ पे लिख देना √3/2 बराबर 8/h। तो प्यारे बच्चों इसका इसमें, तो यहाँ पर ये हो जाएगा √3h बराबर 16, इसका भाग लगा दो तो h बराबर हो जाएगा 16/√3 मीटर। अब आपको नई लाइन से लिखना पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई। देखो तो प्यारे बच्चों पेड़ हमारा यही तो है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो h + h छोटी और बड़ी h जोड़ दीजिए, तो ये हो गया हमारा कैपिटल, ये हो गया स्मॉल। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का मान निकाल चुके हैं, तो बड़ी h का मान 16/√3 और छोटी h का मान 8/√3। अब इसके हर कैसे हैं, इसके हर समान है, तो √3 इन दोनों को जोड़ो तो 24 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हर का परमेकड़ कर देंगे, तो जो हमारा 24 √3 है ना, तो ऊपर नीचे √3 का गुणा कर देंगे, तो 24 √3 और √3 का √3 में 3 और 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो हो जाएगा 8/√3 मीटर। ये हमारी पेड़ की ऊंचाई निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, और चाहो तो आप यहाँ पर नहीं इतना ही छोड़ दीजिए, ठीक, इतना ही आंसर दे रखा है हमारा। और चौथे का अथवा देखिएगा, अगर प्रश्न में √3 का मान देता तो यहाँ पे √3 का मान लगा देते, लेकिन मान नहीं दिया तो आप इतना ही छोड़ दीजिए। चौथे का अथवा देखिएगा आप, चौथे का अथवा है हमारा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का अवनमन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको। तो आपको सबसे पहले बनाना है एक समतल, इस प्रकार, ठीक है। फिर इसके बाद एडी एक भवन है, एक बार प्रश्न को देख लो। देखो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये है हमारा टावर ये हमारा एक टावर है और 7 मीटर ऊंचा ये हमारा एक भवन है, ठीक है। फिर भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो इसको आप यहाँ से ऐसे मिला देना है इस प्रकार, और इसको यहाँ से मिलाना है। तो प्यारे बच्चों ये वाला कोण हो गया 60 अंश। फिर आगे प्रश्न कह रहा है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, इसी टावर के पाद का अवनमन कोण, और इसको यहाँ से मिला देना है। तो ये वाला कोण हमारा 45 अंश का है, ठीक, ये वाला। तो प्यारे बच्चों जब ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा, क्योंकि ये एकांतरता कोण होते हैं। तो आपको यहाँ पे लिख देना ए, यहाँ पर बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी और यहाँ पर ई। तो चित्र बन के तैयार हो गया हमारा। तो प्यारे बच्चों ये हमारा एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। जब ये 7 मीटर है तो बच्चों ये भी 7 मीटर होगी, और इसको कर लेंगे h, ये वाली दूरी x है तो ये वाली दूरी हमारी भी x होगी। तो सबसे पहले इसमें लिखना है माना, यहाँ पे लिखना माना ईडी एक भवन तथा BD, ठीक है, नहीं AE, पर बच्चों AE लिखना, ठीक है, यहाँ पे E कर लीजिए, माफी चाहता हूँ। AE एक भवन तथा BD एक टावर है,
ठीक है, अब समझिएगा थोड़ा इसको। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज, और हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ले लो ई ए बी में, तो आपको यहाँ पे लिखना है समकोण त्रिभुज ई ए बी में। तो प्यारे बच्चों tan 45 तो जगह लंब बटा आधार, तो लंब 7 है, आधार x है, 7 बटा x, और tan 45 का मान 1, 7 बटा x। कैसे गुणा करो, इसका इसमें, तो x बराबर 7 मीटर निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज ई सी डी में, समकोण त्रिभुज ई सी डी में, तो यहाँ पे लगाना है tan 60, तो लंब बटा आधार। तो प्यारे बच्चों ये लंब और ये आधार है, h बटा x आपको कर देना है, h बटा x, और tan 60 का मान √3, तो h और x का मान कितना 7 है, तो आप यहाँ पे 7 लगा दीजिए, इसके नीचे एक, इसका इसमें, तो h बराबर हो जाएगा 7 √3। अब आपको लिखना टावर की ऊंचाई बराबर टावर की ऊंचाई। तो प्यारे बच्चों टावर हमारा कौन सा, यही तो टावर है ये, तो 7 + h कर दीजिए आप, टावर की ऊंचाई बराबर 7 + h। तो h का मान है हमारा 7 + h का मान निकला है 7 √3, तो यहाँ से 7 कॉमन ले लो, 1 + √3, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 7 √3 + 1 मीटर। ये प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए समझिएगा अगला प्रश्न आप। और प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिए। और प्यारे बच्चों एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले बनाना है एक आपको घनाभ ने घन बनाना है। घन में 12 किनारे होते हैं और सभी समान लंबाई के होते हैं, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों ये हमारा एक घनाभ है, ठीक है, और इस घनाभ के ऊपर एक अर्धगोला रखा जाता है, इस प्रकार ये, ठीक, ये हमारा अर्धगोला है। तो इस आकृति का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो घन की भुजा दे रखी है, घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो आपको यहाँ पे लिखना है घन की भुजा, यानी a बराबर 7 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों जब घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है ये वाली, तो अर्धगोले का व्यास कितना होगा, 7 होगा। तो अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। जब अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, व्यास को 2r लिखा जाता है, तो 2r बराबर 7, तो r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे लिखना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो नई लाइन से लिखना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये घन है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर प्लस, अब ये हमारा अर्धगोला है तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। और प्यारे बच्चों जब इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है तो इसके नीचे वृत्ताकार भाग छुप जाएगा, तो उसका घट जाएगा πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr², इसको घटा देंगे, तो यहाँ पे 6a² प्लस 2πr² में से πr² घटा देंगे तो πr² बचेगा। अब यहाँ मान लगा दीजिए, तो 6, इस a का मान कितना 7 है, तो 7 का वर्ग और प्लस 22/7 और r का मान 7/2 गुणा 7/2, तो ये हो जाएगा 6, 7 7 49, और ये 7 से 7 काट दो और 2 1 2 तो 11, और 11 7 77 और बटा 2, 6 का गुणा 49 में करेंगे तो निकलेगा 294, और प्लस 2 का भाग 77 में लगाएंगे तो हो जाएगा 38.5। और प्यारे बच्चों इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे आ जाएगा 332.5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए, 5 में का अथवा देख लीजिए आप लोग।
अब आपको यहाँ पे लिखना है प्रश्न नंबर 5वें का अथवा। इसको देखिएगा थोड़ा, यहाँ पे प्रश्न दे रखा है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 5 का अथवा है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। और इस प्रश्न का आंसर आपके अनसोल्ड में गलत दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पे ये दे रखा, तो आंसर ये नहीं होगा। हमारे पास दूसरा अनसोल्ड है, उसका देख लीजिए आप। देखो प्रश्न नंबर 5 का अथवा, इसका आंसर बेटा ये रहा। ठीक, तो हमें ये वाला आंसर निकालना है। चलिए समझिएगा आप लोग इसको। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है r बराबर 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर और बच्चों थीटा बराबर दे रखा है 60 अंश। तो नंबर 1 डाल के लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है हमारा पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारा सूत्र होता है। तो आपको यहाँ पे मान लगा देने और यहाँ पे थोड़ा बढ़ा के लिखेंगे इसको। पाई का मान लगाना है 22/7 और उसके बाद r का मान 20 और गुणा 20 और थीटा का मान है 60 और बटा 360 माइनस 1/2, फिर r का मान 20 गुणा 20 और साइन 60। इस प्रकार अब इसको काटिए, 60 एकन 60 और 60 छक्का हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 धाम 20। अब ऊपर वाली संख्या गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 44। ये हो जाएगा 4400 ऊपर और बटा 7 तिया 21 और माइनस ये हो जाएगा 10, तो जाएगा 200 और साइन 60 का मान √3/2। अब इसको ये काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 100 और यहाँ पे √3 का मान लगा देना है। तो ये हो और 21 का भाग इसमें लगाएंगे, तो जब हम इसमें 21 का भाग लगाएंगे तो जाएगा 209.52 और माइनस 100 गुणा √3 का मान 1.732। अब आपको यहाँ पे 209.52 माइनस, जब इसमें 100 का गुणा करेंगे 1732 और ये 2 जीरो और दशमलव से पीछे 2 अंक हैं, नहीं दशमलव से पीछे 3 अंक है, तो आपको यहाँ पे दशमलव लगा देना है। ठीक है बेटा, ये रहा दशमलव। अब इसमें से घटाना है, तो जब हम इसमें से घटाएंगे तो घटाने पर हमें मिलेगा 36.32 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना। अब आपको नंबर 2 डाल के लिखना है दीर्घ, नंबर 2 दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देना है 36.2। चलिए समझिएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा है, इसको 22/7 लगाइए और गुणा r का मान है हमारा 20 है, तो 20 का वर्ग 400 हो जाएगा माइनस 36.32। अब इसका इसमें गुणा कराई तो गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 8800/7 माइनस 36.32। अब 7 का भाग इसमें लगाएंगे, तो जब 7 का भाग इसमें लगाएंगे 1257.14 और माइनस 36.32 हो जाएगा हमारा। अब इसमें से जब इसे घटाएंगे तो घटाने पर प्राप्त होगा हमें 1220.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो बस प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए आप लोग।